हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम क्या है भाई, आप लोगों के सामने क्या दिख रहा है? कौन सा चैप्टर का नाम है? इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब दो चैप्टर को मिक्स करके एक चैप्टर बना दिया गया है। इन्वायरमेंट वैसे अलग चैप्टर है जो कि आप पढ़ते आ रहे हो, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। बस यहाँ पर की पॉइंट है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को याद रख कर चलना है, ठीक है। तो दो लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हम लोग करेंगे। उसमें सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहली बात कि हम लोग इन्वायरमेंट क्या होता है भाई, और इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन की वजह से या फिर अदर अदर एलिमेंट की वजह से जो पोल्यूशन डिग्रेड होता जा रहा है, उसका जो असर है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर कैसे पड़ रहा है। सबसे पहले क्या है भाई, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया भाई? इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस और अ टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्स। जितने भी रिसोर्स ऑल ओवर द प्लैनेट में है, सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का पार्ट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिंपल सी बात कि मतलब अगर इन्वायरमेंट का नाम बोला जाए, अगर इन अदर वर्ड्स ऑल दोस कंडीशन एंड देयर इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, वैसा सारी कंडीशन या वैसे सारी चीजें या वैसे सारी कंडीशंस जो कि ह्यूमन के लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, वो सब सारे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के पार्ट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर याद रखना है, इट इंक्लूड्स। अब भाई इसमें क्या आएंगे? बायोटिक रिसोर्स भी आएंगे और ए बायोटिक भी आएंगे। दो चीज आ गया, क्या है? एक आ गया बायोटिक और एक हो गया आपका ए बायोटिक। आप बचपन से पढ़ते आए हो भाई, बचपन से अगर नहीं पढ़ रहे तो थोड़ा सा आप समझ जाओ। बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको इंपैक्ट कर रहा है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको इंपैक्ट कर रहा है? इन्वायरमेंट को। एबायोटिक रिसोर्स जैसे कि वाटर हो गया, सन हो गया, जिसमें जान नहीं होता लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर रोल प्ले करता है खास करके इन्वायरमेंट के चेंज में। लैंड हो गया, माउंटेन्स हो गया, तो इनमें जान नहीं होता है लेकिन ये लोग क्या होंगे? एक तरीके से एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स में क्या हो गया? बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा, ठीक है। कंपोनेंट्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट। अब देखो वाटर जो है, वाटर वाटर पर कितनी सारी चीजें डिपेंडेंट है, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर वाटर गंदा होगा तो इन्वायरमेंट गंदा होगा, और इन्वायरमेंट गंदा होगा तो जो ह्यूमन लाइफ्स हैं या जो बायोटिक रिसोर्स हैं वो भी डैमेज होगा। अगर इन्वायरमेंट गंदा होगा, पोल्यूशन होगा, उसके वजह से क्या होगा कि सन का रे डायरेक्टली कहां पर आएगा? पृथ्वी पर आएगा, जो कि अल्ट्रा जो यूवी रेज है वो रोक रहा है, वो भी एक तरीके से नहीं रोक पाएगा भाई, ठीक है। ओजोन लेयर जिसको बोलते हैं, ओजोन लेयर क्या करता है? हमारे यूवी रेज को रोकने का काम करता है, जो कि स्किन कैंसर वगैरह नहीं होने देता है हमारे देश के लोगों को या फिर हमारे पूरे पृथ्वी के लोगों को। यहाँ देश के बारे में बात नहीं हो रहा। अगर हवा गंदा अमेरिका में हो रहा है तो उसका असर आगे ना जाने, मतलब आज आज नहीं तो कल दूसरे देश पर उसका पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हवा का कोई बाउंड्री नहीं है ना भाई। जैसे पानी का बाउंड्री नहीं है, अगर पानी आप गंदा कर रहे हो तो सारा पानी समंदर में जा रहा है, और समंदर का पानी एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई। एक तरीके से कहीं ना कहीं आप सारा पानी गंदा कर रहे हो, समझ रहे हो? उसी तरीके से हवा भी है। अगर दिल्ली का हवा गंदा हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा ना कि सिर्फ दिल्ली गंदगी में जी रही है। उसका हवा उत्तराखंड में भी तो आएगा, उसका धीरे धीरे हिमाचल में भी तो आएगा, उसका उधर यूपी साइड में भी तो जाएगा, ठीक है, पंजाब साइड में भी जाएगा। तो इसका असर सारी चीजों में देखने को मिलता है। अगर देखा जाए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का 4 वाइटल फंक्शंस है। अब कोई बोलेगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट सबसे पहला सप्लाई द रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सब चीज कहाँ से आ रहा है? सोना, सोना आप ज्वेलरी प्रोड्यूस कर रहे हो, कहाँ से आ रहा है? सोने से आ रहा है। सोना कहाँ से आ रहा है? हमारे इन्वायरमेंट से ही तो आ रहा है, सिंपल सी बात है। फिर एसेमिलेट वेस्ट, वेस्ट को एसेमिलेट कौन करता है भाई? इन्वायरमेंट करता है। उसके बाद सस्टेन लाइफ, लाइफ को कौन एक तरीके से सस्टेन करता है? इन्वायरमेंट में ही तो सस्टेन करते हैं हम लोग। इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ाने का काम कौन करेगा? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट 4 रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट हमारे लाइफ को सस्टेन करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, अच्छा पानी, अच्छा हवा, वो सब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा रहा है। वेस्ट को एसेमिलेट करता है, और साथ ही साथ सप्लाई करता है हमारे प्रोडक्शन ऑफ द मतलब प्रोडक्शन के लिए जितने भी रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ अगर थोड़ा सा नेक्स्ट में, अगर बोला जाए इसका इफेक्ट, मतलब इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है, क्या बोला गया? इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया भाई?
अगर देखा जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर देखा जाए बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब पूरे पृथ्वी में या फिर कहीं भी प्लेनेट में या इंडिया से बाहर या इंडिया में कहीं भी एक तरीके से इंडस्ट्री नहीं था, तब कितना शुद्ध हवा हुआ करता था, हुआ था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, द डिमांड ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्स एंड द सर्विस वाज मच लेस देन देयर सप्लाई। जितना इन्वायरमेंट के पास, अब ऐसा थोड़ा ना भाई इन्वायरमेंट के पास आप कोयला कोयला निकाल रहे हो भाई खदानों से, तो कोयला अनलिमिटेड है क्या? नहीं ना, लिमिटेड है। अब निकाल रहे हो, निकालने से क्या हो रहा है, एक तरीके से चीजें और भी खराब होते चली जा रही है। मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा है लोगों का और सप्लाई एक तरीके से क्या है, कम है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई एक तरीके से कम है। मतलब हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक तरीके से जितना भी डिमांड पूरा करना चाहिए वो सब सारा जो डिमांड है वो हम पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे कर कर हमारे नेचुरल रिसोर्स खत्म होते चले जा रहे हैं। दिस मीन दैट जैसे पॉल्यूशन वाज विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड हेंस द इन्वायरमेंटल जो पेंडुलम डिड नॉट अराइज। जैसे मान लो शुरुआती स्थिति में अगर आप जितना जरूरत है उसके हिसाब से अगर निकाल रहे हो तो उतना इन्वायरमेंट कॉप अप कर जाता है, लेकिन उससे ज्यादा करोगे तो इन्वायरमेंट क्या होगा, धीरे धीरे डिग्रेड करना शुरू करेगा। बट विद द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थिंग्स चेंज। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा वैसे लोगों की लालच बढ़ी, और लोगों की लालच बढ़ी तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान जो है वो रिसोर्सेस है वो जमीन के अंदर से निकालने लगे, मतलब हमारे इन्वायरमेंट से निकालने लगे, जिसके वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। अगर बोला जाए द डिमांड ऑफ रिसोर्स फॉर बोथ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन वेंट बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन, कि अभी तक कोयला बना ही नहीं है, उससे ज्यादा कोयला हम निकाल रहे हैं धीरे धीरे, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि वो जनरेशन नहीं हो रहा, वो जनरेट नहीं हो रहा रिसोर्स, लेकिन वो रिसोर्स को हम निकाले चले जा रहे हैं, जिसका असर जो है आने वाले समय पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे रीराइट द विंड प्रेशर्स ऑन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एमिनेंट इंक्रीज इन द ट्रेमेंडसली लीडिंग टू द इन्वायरमेंटल ऑरलेक्स। ऑरलेक्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि अब देखो, अब मान लो कि हवा, अब इंडस्ट्री बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, उसमें क्या हुआ, विंड पर नेगेटिव इंपैक्ट डाला, विंड मतलब एयर, एयर पर नेगेटिव इंपैक्ट डाला, और उसके वजह से क्या हुआ, हमारा इन्वायरमेंट गंदा होना शुरू हुआ, एयर पोल्यूशन होना शुरू हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल क्राइसिस निकल के आया भाई। मतलब अगर बोला जाए तो हम डिग्रेड क्यों कर रहे हैं, अभी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं भाई, इंडस्ट्री की वजह से। अब इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इट इज द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स will be above the rate of their regeneration, कि जितना रिसोर्स रीजनरेट हो नहीं रहा है उससे ज्यादा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं वहां से। मतलब 5 किलो जो है वो कोयला बना नहीं है अभी तक, लेकिन हम उससे ज्यादा 6 किलो जो है वो हमने निकाल लिया। वही वही बात हो गया कि आपके पास पैसा कमा रहे हो आप 10 रुपया, आप खर्चा कर रहे हो 12 रुपया, तो आप धीरे धीरे क्या होगा, आप कर्ज में डूबते चले जाओगे। सेम चीज है यहाँ पर, जनरेशन हो ही नहीं रहा है उस चीज का, वो चीज आप खुद खुद के निकाल रहे हो, तो एक तरीके से क्या होगा आने वाले समय, देन द इन्वायरमेंट विल नॉट एबल टू सस्टेन लाइफ एंड दिस रिजल्ट इन द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जिसके वजह से क्या आ गया भाई, इन्वायरमेंटल क्राइसिस देखने को मिलेगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो हो रहा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या हो रहा है कि हम अपने प्रोडक्शन, हमने क्या बोला भाई, प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है और रीजनरेशन कम है, यही बात है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। लेकिन भाई इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका परिणाम क्या है, बहुत नेगेटिव परिणाम है भाई। सबसे पहले ये डेवलपमेंट हैज पॉल्यूटेड एंड ड्राइड अप द रिवर्स। क्या किया, डेवलपमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए, हम अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए जो एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हुआ है कि हमारा क्या हो रहा है भाई, पॉल्यूट हो रहा है हमारा रिवर, और एक तरीके से ड्राई हो रहा है हमारा रिवर, धीरे धीरे रिवर सूख रहा है भाई, ठीक है। एंड द अदर एक्विफायर मेकिंग द वाटर एंड इकोनॉमिक गुड। तो अदर अदर चीजों की वजह से अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अपने घर में पहले नलका से पानी पीते थे, अगर 20 साल 22 साल पहले चले जाओ, आज बिना आरओ के आप पानी नहीं पी सकते हो। इसका मतलब क्या, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो कोई ये नहीं था, क्या बोलते हैं, पहले कोई क्या आरओ नहीं था,
आज आरओ की जरूरत पड़ती है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सकवेशंस ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव एग्जॉस्टेड सम ऑफ द वाइटल रिसोर्स, कि उसको एग्जॉस्ट किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स हो चाहे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो, उन दोनों को एक तरीके से एग्जॉस्ट करने का काम जो है ह्यूमंस ने करा है डेवलपमेंट के नाम पर, ठीक है, जिसके वजह से क्राइसिस आने वाले समय में होगा ही होगा। डिक्लाइन इन द एयर एंड द वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी में गिरावट आई है और एयर की क्वालिटी में गिरावट आई है, ठीक है, हैज रिजल्टेड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिस्पिरेटरी एंड द वाटर बॉर्न डिजीजेस। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आज बहुत ज्यादा हो गए हैं, सांस नहीं लिया जा रहा लोगों से। फिर वाटर बॉर्न डिजीज, गंदा पानी रहेगा, गंदे पानी से क्या आएगा, बीमारी फैलेगा। अब बीमारी पहले से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। देखो मेडिकल की भीड़ कितनी है, तो इसका मतलब क्या, ये सब इंपैक्ट हो रहा है किसका, इन्वायरमेंटल क्राइसिस का। अब ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या, ये तो हमने देख लिया जनरल लेवल पर। देखो जनरली बोला जाता है कि अगर हमारे पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हुआ तो लगभग लगभग मतलब 20 से 30% जितने भी कंट्री जो कि आइलैंड या कोई समुद्र के किनारे बसे हुए हैं सब डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, जब टेम्परेचर हॉट होगा, गर्म होगा, उसके वजह से क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को। एवरेज टेम्परेचर, लेकिन ग्लोबल टेम्परेचर देखेंगे ना, एवरेज टेम्परेचर होगा, अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंपल सी बात सोचो ना, अगर एवरेज टेम्परेचर अलग अलग का क्या होता है, अगर टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है तो उसका असर बगल वाले पर भी तो पड़ेगा, धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे पूरे पृथ्वी पर फैल जाएगा और उतना ज्यादा गर्म होता जाएगा, और जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा ग्लेशियर पिघलेगा, और जितना ज्यादा ग्लेशियर पिघलेगा उतना ज्यादा डैमेज जो है उन क्षेत्र को करेगा जो समुद्र के किनारे या फिर पानी या रिसोर्स के किनारे बसे हुए है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला भाई, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या है, तो एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड द हाई कंजम्पशन लेवल हैज, दोनों चीज, एक तो भाई यूज हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, एंड द हाई कंजम्पशन लेवल, और हमारी कंजम्पशन लेवल क्या हुई, बढ़ गई, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन का प्रॉब्लम अपने आप में ही बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, हमारा जो पूरा पृथ्वी है वो पहले से ज्यादा गर्म होता जा रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होना चाहिए, हाँ उसी के आसपास 1. कभी 6 चला जाता है, 1.5 चला जाता है, 1.8 चला जाता है, लेकिन इसको कंट्रोल करो, जब बढ़ा तो दिक्कत हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रेजुअल, व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमोस्फेयर, लोअर एटमोस्फेयर मतलब जहां पर लोग रह रहे हैं, मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर जो है अगर एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा हो गया जितना होना चाहिए, तब एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग एग्जिबिट हो गया। इट अकर्स ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब क्या, क्यों होता है भाई, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं छोड़ रहे हो, कौन धुआं छोड़ रहा है भाई, फैक्ट्रीज वगैरह, वहां से क्या निकल रहा है, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, मीथेन एंड द अदर गैसेस विच हैव अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट, जो जिसके पास क्या होता है भाई, एक तरीके से एब्जॉर्ब करने का कैपेबिलिटी होता है, किसको, हीट को, ठीक है, तो याद रखना है। आगे आ जाए, डिफरेंट जो इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर हैज राइजन बाय 1.1 फ़ारेनहाइट, देख रहे हो, 0.6 जो डिग्री सेल्सियस बढ़ा है पास्ट एक साल मतलब 100 साल, सेंचुरी मतलब पिछले 100 सालों में, तो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा तो दिक्कत होता जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब क्या, 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, 0.6 डिग्री बढ़ना। मेल्टिंग द पोलर आइस, पोलर आइस आपने देखा होगा भाई कि होता है ना, ये ऊपर नॉर्थ पोल हो गया और नीचे साउथ पोल, जहां पर एक तरीके से बर्फ ही बर्फ है। अब वहां से क्या होता है, एक तरीके से बर्फ पिघलना शुरू होता है और उसका असर जो है सी लेवल के राइज होते लगता है। आप सोचो, जब बर्फ पिघलेगा तो समंदर का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, और उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। डिसरप्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज डिपेंडेंट ऑन द स्नो मेल्ट, अब तो आने वाले समय में क्या होगा, धीरे धीरे भाई, अब ड्रिंकिंग वाटर जो है, समंदर वाला पानी पियोगे क्या, नमक खारा पानी तो पी नहीं सकते हो, तो पानी आपको अंदर से पीना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके सप्लाई में एक तरीके से दिक्कत परेशानी आ रही है। स्पीसीज जो है वो धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मोर फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, और तूफान वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, पहले देखते थे इतना अर्थक्वेक आता था, इतना साइक्लोन आता था,
नहीं आता था। आजकल देखो हर एक कंट्री में देखो लगभग रेगिस्तान में बाढ़ आ रहे हैं, तो है ना, समझ सकते हो। इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज, जिसकी वजह से डिजीजेस वगैरह भी बहुत लार्ज मात्रा में बढ़ी है। ठीक है, जगह जगह पर बीमारियां जो है वो बढ़ी हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा जो है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन मतलब ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो हो रहा है। यहाँ बोलते हैं ना हम लोग कि जो एसी है उसको कम ही चलाना चाहिए, क्योंकि वहां से उससे कौन सा गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब अगर देखा जाए, इट रेफर्स टू व्हाट, ओजोन डिप्लेशन क्या बोलते हैं, इट रेफर्स टू द फेनोमेना ऑफ द रिडक्शन इन द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के मतलब ओजोन लेयर में एक तरीके से क्या है, डिप्लेशन होना, धीरे धीरे उसका परत क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जिसके वजह से ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ दिस कंपाउंड आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और जिसका सीधा असर जो होगा वो एक तरीके से ओजोन के डिप्लेशन पर देखने को मिलेगा। अब डिफरेंट इफेक्ट क्या होता है भाई, इसका इफेक्ट क्या होता है, मोर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कम्स टू द अर्थ। मैंने क्या बोला कि अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पतला हुआ तो एक तरीके से पतला होगा तो जो सूरज का किरण है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ेगा और हमारे स्किन को इफेक्ट करेगा और उससे बीमारी भी पैदा हो सकता है। ठीक है, समझ के चलना है। तो यहाँ पर बोला गया, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, कॉजेज आर डैमेज टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्किन कैंसर इन द ह्यूमंस एंड द लो प्रोडक्शन ऑफ अ क्या है, साइटोप्लैंक्टन अफेक्टिंग द एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब जो मछली है या जितने बड़े बड़े जितने मतलब जो जल में रहने वाली प्रजाति उनको भी इफेक्ट करेगा। और ये ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, और जो प्लांट है अब उस पर भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है भाई, तो वो भी उस तरीके का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उस तरीके का वो खाना वगैरह नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिसका असर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है बायोलॉजी का क्लास है। अब देखो उसके वजह से क्या हो रहा है भाई, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा कि नहीं होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मींस सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विल बी लॉस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, और हो ही रहा है। देखो पहले कितने चीता शेर ये हुआ करते थे, बहुत सारे स्पीसीज हुआ करते थे, वो धीरे धीरे एक तरीके से क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो एक तरीके से धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ड्यू टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ड्यू टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो याद रखना है दिस थ्रेड, बोला गया कि ये थ्रेड जो है वो इंडिया में ज्यादा है भाई, बिकॉज ओनली 2.5% ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरियाज बट इट इज अ होम ऑफ 17% ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर देखा जाए पूरी पृथ्वी का जो टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया हमारे देश में, हमारे देश का कितना है 2.5, मतलब अगर पूरा 100 एकड़ का जमीन होगा, ठीक है, उसमें जो है 2.5 एकड़ जो जमीन है वो सिर्फ हमारे देश में है, तो अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऊपर से यहाँ 17% ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब पूरे पृथ्वी में जितने पॉपुलेशन है उसका 17% जो है वो भारत में रहते हैं। और सोचो 20% ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन यहाँ पर रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दिक्कत परेशानी होगा। हाँ, तो कितना, हाँ हाँ, तो वो सब भी मतलब लिविंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो है वो संख्या बहुत ज्यादा है। तो टू मीट द नीड ऑफ ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, अब जो जितने भी ह्यूमंस हैं और जितने भी लाइफ स्टॉक जो एनिमल्स वगैरह हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अबाउट बोला गया 15 मिलियन क्यूबिक मीटर फॉरेस्ट आर फेल्ड ईच ईयर इन द एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिक्वायरमेंट। देख रहे हो, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इनके नीड को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हर साल जो है इतना मिलियन क्यूबिक मीटर जो फॉरेस्ट है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब भाई पहले जंगल था, अब जंगल पॉपुलेशन बढ़ गया, जंगल को काट काट के हम अपनी आशियाना बना रहे हैं। अब वहां पर अगर शेर आके आपको खा जा रहा है तो आप बोल रहे हो कि शेर खा गया, भालू कूद के किसी का सर नोच ले रहा है। हाँ, ये पौड़ी साइड में बहुत हो रहा है। तो ये देखने में मिला डिफॉरेस्टेशन एट सच अ लार्ज स्केल लीड्स टू द लॉस ऑफ बाय। अब सोचो जब जंगल कटेंगे तो वहां पर जीव जंतु पक्षी वगैरह जो भी रह रहे हैं वो भी तो धीरे धीरे खत्म होंगे। जैसे अरावली अभी बोला जा रहा है, अरावली को काटेंगे, तो वहां अरावली को अगर काटा गया
तो एक तरीके से कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बायोडायवर्सिटी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखो और क्या हो रहा है भाई, एयर पोल्यूशन एक तो हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो सिंपल सी बात है भाई। पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स, इसको ना हमें लगता है ना बहुत आराम से लिख लेंगे, लेकिन भाई घिसा पीटा लैंग्वेज में लिखोगे, लिखना है पॉइंट टू पॉइंट। जैसे यहां पर क्या है, पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। दो मेजर की इंडस्ट्री की वजह से और जो व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, उसमें देखो सीपीसीबी, ये नाम याद रखना है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज लार्ज और मीडियम एज अ सिग्निफिकेंटली पॉल्यूटिंग। मतलब 17 ऐसे टाइप ऑफ इंडस्ट्री को ढूंढा गया है जो ज्यादा पोल्यूशन करता है, तो इनको धीरे धीरे कम करना है। जैसे कि अब कोयला का जो इस्तेमाल करता है, जो स्टील प्लांट्स होते हैं वो सब बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक कोल, अभी अभी हमारे देश में 80% जो इलेक्ट्रिसिटी वो कोयले से ही निकल के आ रही है, सोचो। और जबकि इतना हमारे पास वाटर रिसोर्स है, इतना हमारे पास विंड रिसोर्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग एक तरीके से अभी तक ध्यान, कितना अच्छा धूप है हमारे देश में, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर धूप भी प्रॉपर सालों भर नहीं आता, हमारे यहाँ तो सालों भर धूप आता है। तो धूप से क्यों नहीं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं भाई, कोयले से क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए तो कि इसलिए क्यों कि वहां निकाल रहे हो आप, उसको बंद करो ना, इसको धीरे धीरे ट्रांसफर करो, वो जरूरी है, ठीक है, तो वो करना जरूरी है। फिर क्या हो गया भाई, फोर्थ हो गया मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर। जो भी फ्रेश वाटर है, जैसे गंगा यमुना जितने भी रिवर्स हैं, उनको मैनेज करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट। वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड व्हेन अ केमिकल्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल आर डंप्ड इनटू इट। सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है भाई, इंडस्ट्री वगैरह अपना जो माल पानी है वो कहाँ छोड़ रहे हैं, रिवर में, जिसके वजह से फ्रेश पानी क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। ओशियन में कैसे छोड़ेंगे, ओशियन, अब पैसिफिक ओशियन कहाँ है, अब इंडस्ट्री को हरिद्वार में लगाया है तो गंगा में तो छोड़ रहा है, और कहाँ छोड़ रहा है, गंगा तो प्रदूषित हो रही है। देखो ये गंगोत्री गए हो, गंगोत्री गए हो, गंगोत्री गए, वहां पानी देखो कितना शुद्ध है। लेकिन वही थोड़ा आगे धीरे धीरे आते जाओ, उत्तराखंड आते जाओ, फिर धीरे धीरे पटना चले जाओ, हालत खराब होता चला, यूपी चले जाओ, वहां भी गंदा होता चला जाएगा। ये सब है, तो जिसके वजह से क्या, डायरिया, हेपेटाइटिस, ये सब सारी बीमारी जो है वो एक तरीके से हो रहे हैं भाई। उसके बाद देखो मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का मतलब जो हम लोग का मलमूत्र होते हैं, वो भी हम लोग कहाँ डंप कर रहे हैं, फ्रेश वाटर में। हाँ, बहुत जगह ऐसा है, डायरेक्ट सीवेज सिस्टम लिंक है हमारे रिवर से, जिसका असर जो है डायरेक्टली पानी के ऊपर पड़ रहा है, देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या, इट इज वेरी एसेंशियल दैट अ सॉलिड वेस्ट शुड बी ट्रीटेड केमिकली। कि भाई सॉलिड वेस्ट जो भी जो है, आप मान लो कि यहाँ किसी का वॉशरूम है या बहुत सारे वॉशरूम है, जितना भी वो नाला जाता है, नाला जितना भी, जैसे आप बाथरूम के टंकी से जा रहा है या फिर आपका किचन के टंकी से जा रहा है, तो ठीक है, वो सब जा रहा है, तो उसको पहले केमिकली ट्रीट कीजिए, और उससे जो केमिकल्स वगैरह हैं उसको एक तरीके से हटा के फिर वो पानी छोड़िए, ताकि वो ज्यादा प्रदूषित ना करे। हम लोग क्या डायरेक्टली छोड़ रहे हैं, लेकिन इस पर काम हो रहा है धीरे धीरे, देखो कितना होता है। एफर्ट शुड बी मेड फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपोस्ट। उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दो, खाद वगैरह में। बहुत जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीट किया जाए, लेकिन वो तो हम कर नहीं रहे। हम डायरेक्ट उसको पानी में छोड़ रहे हैं, और पानी वो कहाँ पी रहे हैं, हम ही लोग पी रहे हैं बाद में चलकर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जानवर पी रहा है कहीं ना कहीं, और वहां जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। थोड़ा सा आप इसमें चीजों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप